क्या हाल है हिमांशु? बढ़िया भैया। अब ठीक है नेट? अब तो कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं होगा? आ, ना ना अब नहीं है कुछ। चलो बढ़िया है। और कैसा चल रहा है तेरा वर्कआउट वगैरह? कैसे चल रही है तेरी ट्रेनिंग? अभी स्टार्ट नहीं करी। ट्रेनिंग मंडे से कल से चालू करूंगा। अच्छा। तो तू किस चीज़ का वेट कर रहा था? तू तो जिम जा रहा है एक हफ्ते से, तेरे पास तो शायद इक्विपमेंट्स वगैरह भी हैं, होम वर्कआउट तो कर ही रहा होगा। नहीं कुछ भी नहीं कर रहा था। अभी मंडे से चालू करूंगा वर्कआउट। चलो कुछ बढ़िया है। शिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे तो बस वर्कआउट चालू नहीं कर पाए। हो गया सेटल अब सब कुछ रोहिणी में? हाँ, सब सेटल है। चलो बढ़िया है। वैसे यार तेरे को वर्कआउट की जरूरत भी नहीं है यार, तेरी इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है तूने, अब क्या करेगा वर्कआउट करके? छोड़ दे अब। रिटायरमेंट ले ले। नहीं नहीं, ना ना, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। चलो बढ़िया। और कोई कंपटीशन वगैरह खेल रहा है? कोई तैयारी वगैरह कर रहा है जिसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तू? कोई मेडल वगैरह कोई आने वाला हो तो बता। नहीं अभी तो नहीं, अभी किसी कंपटीशन का नहीं सोचा, बस नेक्स्ट ईयर शेरू का सोच रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर शेरू क्लासिक, मेंस फिजिक? हाँ, मेंस तो फिजिक अभी नहीं, क्लासिक। मेंस फिजिक क्लासिक। नहीं, तो क्लासिक बेसिकली, फिजिक। अच्छा, तो बेसिकली थोड़ा सा बताया यार इसके बारे में, क्या होता है, कितनी कैटेगरीज होती हैं, क्या वेट कैटेगरी से तू खेलेगा, या फिर मेंस फिजिक क्लासिक में क्या डिफरेंस है? थोड़ा लेमेंस में बता, थोड़ा लेमेंस लैंग्वेज में कि सबको समझ में आए। मेन मेंस फिजिक में बस आपकी बॉडी की डेफिनेशन देखी जाती है, कोई साइज मैटर नहीं करता इतना। अच्छा। जो आपने तूने देखे बताया होंगे था ना, एक बार लेम इसमें लैंग्वेज में बताओ तो हाइट, आपने, एक बार तू बता था कि जो हाइट आपने वगैरह देखा के होगा ना हिसाब से वो लेम क्या लैंग्वेज में कैटेगरी बताओ के तो, अंदर? हाँ, मेंस फिजिक जो होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है, बिलो 5'9", बिलो 5'7", ऐसे हाइट के हिसाब से होता है। आपने कैपरीज वगैरह में अच्छा। देखे होंगे जो पोजिंग वगैरह होती हैं, हाँ मेल हाँ हाँ मॉडलिंग हाँ। जैसी, हम्म। तो वो मेंस फिजिक है। और जो ट्रंक्स में होती हैं वो क्लासिक फिजिक है, जिसके अंदर सेम बॉडी बिल्डिंग जैसा होता है, लेकिन मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग दोनों की पोजिंग मिक्स करके करा जाता है। और उसमें थाई मैटर करती है लेकिन इतनी नहीं करती। अच्छा, लेकिन क्लासिक के अंदर करती है जो ट्रंक्स वगैरह के अंदर होता है? क्लासिक के अंदर ही ज्यादा मैटर नहीं करती बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन मेंस फिजिक के अकॉर्डिंग उसमें मैटर करती है। मेंस फिजिक में तो दिखती ही नहीं थाई कैपरी के नीचे। तो इसमें स्कोरिंग कैसे होती है? थोड़ा सा यार, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन वैसे ही थोड़ा जो लोग सुन रहे हैं, थोड़ा जो लोग वीडियो देखेंगे उनको नॉलेज के लिए, इसमें स्कोरिंग कैसे दी जाती है जजेस के थ्रू? मेंस फिजिक में डेफिनेशन कितनी अच्छी है, और साइज भी मैटर करता है कभी कभी। वो डिपेंड करता है कि कंपटीशन कौन सा है। अच्छा। और क्लासिक फिजिक में आपकी डेफिनेशन विद साइज चाहिए होता है, विद ओके। थाइज। और बॉडी बिल्डिंग में कंप्लीट बॉडी का साइज होना चाहिए, विद कटिंग और विद डेफिनेशन विद फाइबर्स एंड ऑल। ओके, अभी तेरा कितना वेट चल रहा है? अभी मेरा 82 चल रहा है। और कौन से वाले के लिए तैयारी कर रहा है तू नेक्स्ट ईयर? मैं कैटेगरी? शेरू क्लासिक के लिए तैयारी कर रहा हूँ विद कटिंग 80+ के लिए। 80+? तो उसके लिए, हाँ, विद कटिंग। अच्छा, तो पहले उसके लिए तू वेट ड्रॉप करेगा, सारा वाटर वेट वगैरह लूज करेगा, फिर उसके बाद बल्क अप करेगा विद ऑल मसल्स, है ना? नहीं नहीं, अभी से ही बल्क अप करूंगा मैं, मंडे से ही, कल से ही, विद प्रॉपर क्लीन डाइट, सप्लीमेंटेशन से करूंगा अभी 1 मंथ। अच्छा, एक बार ऐसे समझाओ यार हिमांशु, कि अभी कोई लेट से कोई रॉ है, ठीक है, कोई ऐसे ही हाँ मतलब जी। उसको भी नेक्स्ट ईयर कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, तो अभी क्या, कैसे वो स्टार्ट करे? क्या वो डाइट ले, क्या वो कुछ सप्लीमेंट वगैरह के अंदर चलाए, कितना वर्कआउट करे, कितना कार्डियो रखे, और क्या चीज़ ऐसा अवॉइड करे जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर स्टेज पे चढ़ने के, कंपटीशन खेलने के लायक हो जाए? वरुण भैया, वो उसके गोल पे डिपेंड करेगा पहली बात, कि वो कौन सा कंपटीशन खेलना चाह रहा है। अगर, और दूसरा डिपेंड करेगा उसकी बॉडी टाइप पे, कि वो बहुत बल्की है या बहुत स्किनी है। उसके हिसाब से उसकी सप्लीमेंटेशन डिसाइड होगी, उसके हिसाब से उसकी डाइट डिसाइड होगी। अच्छा समझ चल, लो एक फॉर एग्जांपल एग्जांपल हम देते लेते हैं। हैं, जैसे कोई स्किनी है, कोई बहुत ज्यादा स्किनी है,
तो वो अपनी प्रोटीन और कैलोरी इंटेक बढ़ा देगा, लेकिन विद गुड फैट्स, ना कि बैड फैट्स। और अभी बेसिक सप्लीमेंटेशन में वो प्रोटीन ऐड करेगा, मास गेनर ऐड कर सकता है, क्रेटीन ऐड कर सकता है। अच्छा। और बीसी जैसे डबल ए जैसे सेकेंड स्टेज पे ऐड कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ओके। और जैसे जैसे कंपटीशन के पास आता रहेगा उसको क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या चीज़ पे मोर फोकस करना होगा? जो लास्ट के 10 डेज होंगे उसको अपने पूरे कार्ब्स कट करने पड़ेंगे, और जो लास्ट के 3 डेज होंगे उसको पूरा अपना सॉल्ट और वाटर कट करना पड़ जाएगा। वो हर बॉडी बिल्डर, मेंस फिजिक वगैरह सब सारे एथलीट्स के लिए एक ही रूल है। और स्टेज पे जाने से पहले थोड़े बहुत कार्ब्स लोड करने होंगे, जैसे उसकी फिजिक थोड़ी पम्प्ड अप लगे और एब्स थोड़े क्या कहते हैं, विजिबल हो, मतलब अंदर अंदर ना अच्छा। लगे कि पेट से बिल्कुल ही जैसे वो। और जब फ्लेक्स करेगा तो उसके लिए भी थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो उसके लिए भी कार्ब्स की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, राइट? और कार्ब्स इसलिए भी लिए जाते, मेनली कार्ब्स इसलिए लिए जाते हैं जैसे स्टेज पे आपको क्रैम्प्स ना आए। हाँ, ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है स्टेज पे भी गिर जाते हैं, मतलब फ्लेक्स करते हुए, पोजेस देते हुए स्टेज पे गिरते हुए भी बहुत लोगों को देखा है। तो उसके लिए कार्ब्स, वो और क्योंकि कोलैप्स, पानी भी चाहिए होता है। मोस्टली लोग कोलैप्स इसलिए कर जाते हैं क्योंकि पहली बात तो वो स्टेज पे अपनी क्लैरिटी दिखाने के लिए स्टेज पे वो कुछ खा के नहीं चढ़ते। और हम्म। दूसरी बात, उन्होंने 5-5 दिन पहले पानी छोड़ दिया होता है, जो कि मेरे हिसाब से बेवकूफी है। अच्छा। हाँ यार, कुछ स्ट्रेंथ वगैरह तो फ्लेक्सिंग के लिए होनी चाहिए। सही है और अब। उन्होंने वर्कआउट भी नहीं छोड़ा होता है एक दिन पहले तक, हम्म। सही कह मतलब रहा है। हल्का फुल्का कर ही रहे होते हैं, मसल पंप अप रख रहे होते हैं। क्योंकि हम्म। हमें कंपटीशन से एक दिन पहले रेस्ट जरूरी होता है। जहां तक मैंने खेले, मैंने हर बार एक दिन पहले रेस्ट लिया है, 3 दिन पहले पानी नमक छोड़ा है, और स्टेज पे चढ़ने से पहले मैंने थोड़े बहुत कार्ब लोड करे हैं। तो मेरे को ना क्रैम्प आया ना कुछ आया, और मेंस फिजिक ही खेला है मैंने, जिसमें प्रॉपर आपको पता है डेफिनेशन चाहिए होती है। हम्म। सही कह रहा है। और यार सबसे बड़ा एक और चीज़ होती है, जब कोई भी जिम शुरू करता है ना, चाहे वो, जब मैं कोई नए बंदे की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई अभी कॉलेज से में शुरू करा या फिर 12th पास करके जो बंदा जिम में गया है, सबसे पहले वो बंदा ऐसा होता है कि जिस ट्रेनर के पास जाता है ना, वो ट्रेनर उसको कोई ना कोई मिसगाइड करने की कोशिश करता है, कुछ भी सेल करने की कोशिश करता है, वो भी दुगने, मतलब कोई सप्लीमेंट दे रहा है, कोई 5,000 का सप्लीमेंट हो तो उसको 7,000 8,000 का वो देगा। या फिर कोई भी चीज़ ऐसी उसको बताएगा जो कि उसको शायद एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, और वो अपने रिसर्च करे बगैर उस चीज़ को ट्राई करेगा। तो उसके लिए हिमांशु क्या ध्यान में रखना चाहिए? जो मतलब पहली बात तो ट्रेनर को मैं कभी ब्लेम नहीं करूंगा प्राइजेस के ऊपर, क्योंकि उन्हें भी अपना घर चलाना है। दूसरी सही बात, बात है यार, वो अगर भी वो प्राइस business है। हाई रख वो भी अगर वो प्राइजेस हाई रख रहे हैं, तो अगर प्राइजेस हाई रख भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अफोर्ड करने वाले लेते हैं, लेकिन चीज ओरिजिनल देनी चाहिए उन्हें। वो तो उनमें होना एज अ, ये तो हम ह्यूमैनिटी की बात कर सकते हैं कि सबकी बॉडी अपनी अपनी होती है, तो चीज तो ओरिजिनल दें। बाकी कुछ लोग नकली चीजें पैसे के लिए कर जाते हैं, तो उनका तो कोई अभी फिलहाल में इलाज नहीं है। हाँ यार, ये तो बात ठीक है, अगर चाहे तुम कोई चीज़ कॉस्टली भी दे रहे हो, वो चीज़ एटलीस्ट एटलीस्ट ऑथेंटिक, ओरिजिनल होनी चाहिए। ये भी नहीं कि यार कि पैसे भी ज़्यादा ले लिए, बंदा एफर्ट भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, और वो उसको रिजल्ट भी नहीं आया क्योंकि वो चीज़ ही नकली थी। तो फिर यार वो तो ज़्यादा ही एडवर्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तूने, अगर पैसे भी ले रहे हैं और लेगा भी, क्योंकि यार वो उसका भी बिजनेस है, उसने भी अपनी चीज़ चलानी है। बाकी मेरा मेरा कहना मतलब ये है हिमांशु, कि ना अपनी तरफ से भी रिसर्च करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको ट्रेनर कुछ कह रहा है तो आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करो, कि आप जैसा वो बोले कि हाँ भाई दिन हो रहा है दिन मान जाए, रात हो रहा है रात हो जाए। अपनी अपना भी दिमाग चलाना चाहिए, अपना भी कुछ गूगल वगैरह कर ले, या फिर कोई इतने सारे फिटनेस यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, या फिर इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी आप नॉलेज चेक कर सकते हो कि यार ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कितने की मिलती है, ये चीज़ में कितना जैसे प्रोटीन की हम देखते हैं कि 100 ग्राम स्कूप में कितना प्रोटीन होना चाहिए, पीछे लेबल्स के अंदर देखते हैं। इतनी बेसिक चीज़ हमें चेक करनी चाहिए कि कुछ भी जो प्रिंट का जो आप जैसे प्रोटीन लिया है, तो उसमें सब कुछ करेक्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहीं से पकड़ी जाती है। कुछ भी प्रोटीन अगर आप लोगे ना, तो कहीं पे भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिल गई, वो कॉमन मिस्टेक है, वो कॉमन आपको पता लग जाएगा कि यार ये चीज़ नकली है, ये चीज़ फेक है। ऐसी ऐसी नकली है। चीज़ें हमारे को खुद भी विजिलेंट रहना चाहिए, कि सब कुछ ट्रेनर पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। बाकी ये तो है ही, अगर थोड़े पैसे लेता है, ओरिजिनल देता है भैया गुड। बाकी आपने जो
जो एक्सप्लेन करा ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम अपने नियर बाय की आप लोकेशन में ही अगर एक छोटा सा सर्वे ही करें या अपने इंडिया में ही लोग देख लें, तो हम्म। वो ट्रेनर के पास कभी भी जाते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि अ, ये ओरिजिनल है कि नहीं है। वो कोई भी रिसर्च नहीं करते, जहां तक कि मैंने देखा है। वो सीधा बोलते हैं कि कितना पैसे लगेंगे जो बॉडी बन जाए, तो वो मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ यार, ये तो है। मतलब कई लोगों उन्हें मैंने देखे ओरिजिनल शॉर्टकट। ओरिजिनल से मतलब नहीं है, उन्हें मेहनत से मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ ये है कि 20-30 हजार रुपये में फेंकूं और बॉडी बन जाए। हाँ हाँ, ये तो है। मतलब सिर्फ शॉर्टकट देखते हैं, वो सीधा बोलते हैं मुझे 6 महीने में हाँ। ऋतिक रोशन जैसी, टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी चाहिए। वो ये नहीं देखते कितना मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर वो उसका कोर्स क्या है, कितना टाइम लगेगा, या फिर कोई लॉन्ग टर्म में उसका कोई नुकसान तो नहीं है। वो सीधा बोलते हैं कितने पैसे लगेंगे, मुझे 6 महीने में या 4 महीने में ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसी फिजिक्स चाहिए, बिना कुछ मेहनत करे। ऐसा भी होता है हिमांशु, है ना? तेरे पास भी काफी क्लाइंट्स आते होंगे, ऐसे कुछ बोलते होंगे। भैया मैं आपको एक ट्रेनर्स की बात बताता हूँ, जो एनाबॉलिक्स चलाते हैं लो अपने स्टूडेंट्स पे। 80% जो ट्रेनर्स मैंने देखे हैं वो एनाबॉलिक्स तो चला देते हैं, लेकिन वो कभी भी पोस्ट साइकिल ट्रेनिंग नहीं कराते उनकी, मतलब क्लीन आउट, इन लेम लैंग्वेज क्लीन नहीं कराते, जिनमें पीसीटी नहीं एडवर्स करा। इफेक्ट आ जाते हैं फिर। हाँ जी। और एडवर्स इफेक्ट मैंने से क्या ये क्या तू 80% ट्रेनर्स पे क्या नोट तूने करा है। देखा? थोड़ा और एडवर्स इफेक्ट हाँ के क्या बारे में भैया, बता आपने क्या बोल, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट के बारे में थोड़ा खुल के बता कि उनकी क्या क्या बैक तूने पे, ऐसा देखा बैक लिवर फेलियर हो जाता है, बैक पे दाने आ जाते हैं, किसी को पैरालिसिस अटैक भी आते हैं, किसी को जॉन्डिस भी हो जाता है। है? हाँ, क्योंकि लिवर वगैरह काफी वीक हो जाता है और एक्नेस वगैरह हो जाते हैं हाँ। बैक पे। हम्म। हाँ। हाँ, तो ये सब पीसीटी ना करने के डिसएडवांटेजेस हैं। और कोई भी अगर अच्छा ट्रेनर होगा जो इसको स्टेरॉइड्स की, जूसेस की नॉलेज होगी, वो हमेशा एक कोर्स के बाद, इन जूसेस के बाद आपको पीसीटी जरूर कराएगा, जो कि हिमांशु ने लेमन स्लैंग में बताया, वॉश आउट। इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा हिमांशु, अब जैसे सेकंड हाँ वेव जी। के बाद जिम भी ओपन हुए हैं, तो क्लाइंटेज पे क्या तुझे असर दिख रहा है? कुछ तुझे लग रहा है क्लाइंटेज कम हुए हैं या फिर सेम है? क्लाइंटेज बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में डर है कि थर्ड वेव आएगी या दोबारा जिम्स ना बंद हो जाएं, या प्रोफेशनल्स, अब तो प्रोफेशनल्स के मन में भी डाउट आ गया है कि मतलब इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, उसके बाद में लॉकडाउन हो जा रहा है। अगर वो डाइट भी क्लीन रखेंगे तभी मसल तो डाउन होएगा ही उनका, मैं क्योंकि तभी उस यही लेवल की हिमांशु। वर्कआउट तो हो नहीं पाएगी। करेक्ट। मैं तभी यही चीज, मैं तभी सबसे पहले ना तेरे से पूछी थी कि कोई अपकमिंग कंपटीशन है प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि अभी जैसे तूने खुद बोला कि प्रोफेशनल्स के मन में भी डाउट आ गया, तो फिर जो एक नॉर्मल जिम गोअर है या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर सिर्फ फिटनेस मेंटेन करने के लिए जिम जाता है ना, उसके मन में तो डाउट आएगा ही आएगा यार। क्योंकि देख, थर्ड वेव तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि दैट इज इनएविटेबल, ये आनी ही आनी है। और ऊपर से अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसको पता है कि वो कितना ज्यादा पैसा लगा रहा है अपनी बॉडी के अंदर, कितनी मेहनत कर रहा है, और फिर दोबारा से अगर घर बैठना है उसको, और वो चीज दोबारा से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग। तो और अगर वर्कआउट नहीं होगा तो दोबारा से वो उसकी डेफिनेशन, उसकी सब मसल्स वगैरह डाउन हो जाएगी। तो फिर इसलिए मैं पूछा था कंपटीशन वगैरह भी फर्स्ट क्लियर होने लॉकडाउन के हैं। बाद में मैंने फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में मैंने लोगों की थॉट्स में ये नोटिस करा कि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में सबको क्रेज हो गया था कि फिटनेस हमें क्या कहते हैं, इम्यूनिटी देगा, हमें ये देगा, हमें वो देगा। लेकिन जब ये सेकंड लॉकडाउन लगा तो इस टाइम ना सब ना सेविंग्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा अब, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले जिम बंद होते हैं और सबसे लास्ट में खुलते हैं। ट्रेनर्स के लिए हम्म। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ट्रेनर आपको पता है जब फ्लोर पे होते हैं तो ट्रेनर्स अपनी बॉडी से ही जाने जाते हैं, करेक्ट, जो दिखता है मोस्टली वो दिखता ट्रेनर्स है, इंडिया तो। में तो यही चलता है। हाँ। और बॉडी, अब वो अपनी बॉडी भी मेंटेन नहीं कर रहे, यहाँ तक कि अगर मैं दूसरों की बात क्या करूं, अब मैं अपनी बॉडी पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सेविंग्स ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में कोई ट्रेनर्स की हेल्प नहीं करने आया, कोई भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प नहीं करी, किसी ने भी हेल्प नहीं करी ट्रेनर्स की। यार हिमांशु, यार ये वाला पॉइंट ना तूने बहुत अच्छा रेस करा है। मैं ना, वो भूपेंद्र धवन सर है ना, राजेंद्र हाँ द्रोणाचार्य जी। वाले, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था अभी रिसेंटली, 2-3 दिन पहले। एक उन्होंने शॉर्ट वीडियो मैंने उनकी देखी थी। उसके अंदर ना वो चीज भी जो अभी आप रेस कर रहे हो ना, बिल्कुल सेम चीज उन्होंने ये रेस करी थी कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब
चीज़ वो हो चुकी होती है, या जैसे अगर अभी गवर्नमेंट ने सबने अनाउंस करा कि यार जो जो कोविड से जिसकी डेथ हुई है उसको इतने पैसे देंगे, उसके लिए इतनी फाइनेंशियल हेल्प होगी, या उसके बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सब जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें आई, लेकिन वो कब आई? जब वो बंदा मर गया, जब वो बंदा पास मतलब चला गया, ठीक है। और जब तक वो बंदा जी रहा है तब तक उसके लिए कुछ कर दो ना यार, तभी तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, तब तक वो कुछ देख तो सकता है। और हिमांशु, यही चीज़ मतलब शायद तू ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी तक चल रहे हैं तब तक तो कोई हेल्प नहीं कर रही, और जब बंदा वो कोविड से चला जाएगा या फिर बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तब बोलेंगे हमने इसके लिए ये ऐलान कर दिया, वो ऐलान कर दिया, जो कि बिल्कुल मतलब उल्टा होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब उस चीज़ का वेट ये भी तो वेट वरुण भी भैया एक बढ़ तरह से उन्होंने एक क्या कहते हैं, जो बंदा की डेथ हो गई, जो इस दुनिया से चला गया, उसकी उन्होंने एक तरह से कॉस्ट लगा दी, जो कि गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए रखी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वही 5 लाख उन्होंने पहले दिए होते तो हम्म शायद उसका ट्रीटमेंट हो जाता। उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, या फिर वो 5 लाख रुपए एटलीस्ट जो उसके वो उस पीरियड से गुजर रहा है वो उसके लिए हेल्प कर देते, वो 5 लाख रुपए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प हो जाती, शायद वो बंदा, और वो बंदा भी बच जाता। तो यही चीज़ वो भूपेंद्र सर भी समझाने जी। की कोशिश कर रहे थे, मुझे बिल्कुल पॉइंट लगा, और यही चीज़ मतलब तूने भी एक रेस करी तो काफ़ी वैलिड पॉइंट आई है, इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस करा। अच्छा, तो अब जैसे अभी क्लाइंटेज तो कह रहा है काफ़ी कम हो चुकी है, इवन आफ्टर जिम्स जैसे रीओपन हो चुके हैं, तो फिर अब बेसिकली जैसे जो पर्सनल ट्रेनिंग्स वगैरह करते थे, जो पर्सनल ट्रेनिंग लेते थे, शायद मोस्ट ऑफ द इनकम तो जिम ट्रेनर्स की वहीं से आते हैं, कि कितनी सैलरी होती है, सैलरी तो कम ही होती है, बाकी जो इतने सप्लीमेंट्स वगैरह सेल होते हैं या फिर पर्सनल ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, सेशंस वगैरह जो लेते हैं, उसी से मेजरली इनकम का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें क्या इफेक्ट आया है? पर्सनल ट्रेनिंग, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी पर्सनल ट्रेनिंग पे इफेक्ट नहीं आया। लेकिन बाकी ट्रेनर्स की बहुत ज्यादा आया, बाकी सप्लीमेंट सेल्स वगैरह पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है। जो कि उनकी ट्रेनर्स की एक्स्ट्रा इनकम होती है, सैलरीज कम हो गई, टाइमिंग्स कम हो गई। क्योंकि अब सबको, ट्रेनर्स को किसी को निकाल तो सकते नहीं, तो सैलरीज कम करके उनका टाइम इक्वली डिवाइड कर दिया गया है कुछ कुछ जिम्स में। करेक्ट, करेक्ट। हाँ यार, क्योंकि अब यही है मतलब कि कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जिम ओनर्स की भी मतलब हम समझ सकते हैं कि यार बहुतों की खुद की प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो वो लोग भी रेंट दे रहे हैं, क्योंकि रेंट तो वेव ऑफ कोई कर नहीं रहा, कोई जितने भी टेनेंट्स हैं वो सब लैंडलॉर्ड्स को दे ही रहे हैं रेंट, और फिर ऊपर से जो बाकी यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, वो भी पे कर रहे हैं, फिर अगर जिम की जो उसके ट्रेनर्स वगैरह रखे हैं उनको भी सैलरी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर जो रहा है कोविड के अंदर वो जिम इंडस्ट्री रहा है, अलॉन्ग विद हॉस्पिटैलिटी, जो बैंकेट्स वगैरह हैं, या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह है, ये सब मोस्ट इम्पैक्टेड इंडस्ट्रीज हैं, है ना? तो अभी जैसे अब हाँ जिम्स तो जी। रीओपन हो गए हैं, तो हिमांशु, लेकिन जिसमें ये स्टीम वगैरह हैं, सोना वगैरह, या ग्रुप क्लासेस जिसके अंदर जुम्बा योगा वगैरह होते हैं, अभी ये तो ओपन नहीं हुई है ना? नहीं, अभी ये ओपन नहीं हुए हैं, क्योंकि ग्रुप ट्रेनिंग्स में सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं कर सकते, और मैट्स अपनी कैरी नहीं कर सकते इतने सारे लोग। तो अभी ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अभी अलाउड नहीं है। बाकी मैंने गाइडलाइंस अभी ढंग से पढ़ी नहीं है। मतलब जितना मुझे भी पता है ग्रुप क्लासेस वगैरह इसी रीजन से अभी तक रीओपन नहीं हुई हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, और ऊपर से स्टीम सोना वगैरह ये भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। दिस इज व्हाट आई नो। अच्छा हिमांशु, एक और चीज़, अब जैसे जितने भी लोग जिम आ रहे हैं, जितने भी अब जिम खुले हैं, 50% कैपेसिटी के अंदर लोग आ रहे हैं, पहले स्लॉट बुकिंग वगैरह होती है ना? तो उसके बाद आपको जिम का एक टाइमिंग मिलता है, और उस टाइम में आपको एक स्लॉट मिलता है कि 40 मिनट से 50 मिनट आप उस टाइम में आप करोगे वर्कआउट। तो बेसिकली जैसे अब इसके अंदर ग्रुप वगैरह तो क्लासेस हो नहीं रही हैं, तो फिर हम जैसे क्या सेफ्टी मेजर्स एक्स्ट्रा ले रही हैं जिम, चाहे वो सैनिटाइजेशन में हो, चाहे वो आफ्टर एवरी 1 आवर या आफ्टर एवरी 2 आवर सैनिटाइज कर रहे हो मशीन्स वगैरह, ऐसी क्या एक्स्ट्रा एक्टिव या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिम में कि और ज़्यादा मतलब वायरस को कंटेन करा जा सके, जिससे कि वायरस को भैया स्प्रेड ना देखो, होने। स्लॉट बुकिंग तो कहीं नहीं हो रही, क्योंकि क्लाइंटेज नहीं है तो स्लॉट बुकिंग भी नहीं हो रही। क्लाइंटेज अगर आपकी 3 4 है तो उसमें आप क्या स्लॉट बुक करोगे? सही में, करेक्ट, अभी जिम में मेक कोई सेंस। क्लाइंट नहीं आ रहा उसके। और जब वो 3 4 क्लाइंट चले जा रहे हैं तो सैनिटाइजेशन हो रही है, टेम्परेचर चेक्स हो रहे हैं उनके आते टाइम पे। हम्म। वही जो पहले एसओपी लॉकडाउन 1 में आई थी, सेम वही फॉलो हो रही है। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जिम ने ये चालू कर दिया है कि अब ट्रेनर्स वही होंगे जो वैक्सीनेटेड है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ ये भी एक तरह से प्रिकॉशन मेजर्स ही हैं। अब मैं अशोक विहार में एक जिम में जा रहा था,
वो लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, मैं उसकी गाइडलाइंस बता रहा हूँ जो वो एसओपी फॉलो कर रहे थे। उनका यही था कि पहले गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, वो टेम्परेचर चेक करता था। उसके बाद वही टेम्परेचर उस एक रजिस्टर मेंटेन होता है ना कि आज इतने क्लाइंट आए हैं, साइन करने होते हैं, नंबर लिखना होता है, वो लिखा उसके अंदर। फिर उसके बाद मैं देखता था एक डेडिकेटेड एक एम्प्लॉय था, वो सिर्फ उसका काम यही था कि आफ्टर एवरी 40 मिनट्स हर मशीन को सैनिटाइज करना। मैं जिस जिम में मैं जाता था उस जिम की बात कर रहा हूँ, वो एक ये प्रिकॉशन था। नेक्स्ट ये था कि क्योंकि वहां पे बिल्कुल साथ में ही ना एक कभी भी रैंडम चेकिंग हो जाती थी, तो वो ये भी कहते थे यार अब अपना मास्क लगा के रखो, चाहे उसको अगर आप कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको चिन डाउन कर लो, उसको नीचे कर लो, लेकिन आपका मास्क फिर भी लगा के रखो। तो वो एक मास्क वगैरह भी वहाँ पे मैंडेटरी था। हालांकि बहुत से लोग नहीं भी पहनते थे, लेकिन गाइडलाइंस यही थी। और ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो हो ही नहीं थी, क्योंकि जैसे तूने बताया क्लाइंटेज भी अभी कमी थी, क्योंकि स्लॉट बुकिंग वगैरह नहीं हो पाई, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने मेंटेन हो रही थी। कि उन्होंने क्या करा था हिमांशु, जैसे उसमें 5 या 6 ट्रेडमिल थे, तो एक एक ट्रेडमिल छोड़ दिया था, मतलब कि ताकि दो इकट्ठे ट्रेडमिल पे रन ना करे। एक ट्रेडमिल भाग गया, उसके नेक्स्ट वाला खाली छोड़ दिया, उसके नेक्स्ट वाला ऑपरेशनल है। ऐसी ऐसी चीजें पे गाइडलाइंस थी, ऐसी ऐसी चीजों पे वो ऑपरेशन में वो चल रहा था। आप भैया आपके जिम का ही एग्जांपल लेके मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर अगर आप जिम में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, थोड़ी बहुत स्वेटिंग तो होगी होगी, चाहे विंटर्स हो। हाँ हाँ और अगर आप करेक्ट। मास्क लगा रहे हैं, मास्क मास्क लगा रहे हैं और आपको स्वेटिंग हो रही है, तो जब आप मास्क को ऊपर करेंगे तो आपका स्वेट आपके अंदर ही, या तो आप इनहेल करेंगे या तो वो ही स्वेट आपके अंदर जाएगा। तो ये तो मेरे को गाइडलाइन समझ में नहीं आई थी मास्क पहनने वाली, क्योंकि फेस पे ही सबसे ज्यादा स्वेटिंग दिखाई देती है लोगों की, और बैक पे। तो ये गाइडलाइन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई है। और दूसरी बात आपने बताई कि वो सैनिटाइज कर रहे हैं, तो सैनिटाइजेशन में कितना सैनिटाइजर लगेगा, और उसके बाद जो उसके अंदर से अल्कोहल की फ्रेग्रेंस आएगी उससे आपकी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट होएगा, दूसरी गाइडलाइन मेरे को ये भी नहीं समझ में आई थी। लेकिन वो टाइम ऐसा था, लेकिन फॉलो करना पड़ रहा था। और तीसरा मेरे को ये भी नहीं समझ में आया कि 40 मिनट्स में कौन सा एथलीट की वर्कआउट हो जाती है। एक कॉमन बंदे की भी 40 मिनट्स में वर्कआउट नहीं होती। हाँ वो तो है ही, वो वैसे अगर हम ऑपरेशनल मैं मतलब जो सिंगल पार्ट, एक जो बेसिक टाइम भी होता है ना डबल पार्ट करने का विद कार्डियो, वो भी 1 आवर 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स होता है। 45 मिनट्स ऑफ वर्कर एंड 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो विद कोर। हम्म, हाँ तो वो मेरे हिसाब से 40 मिनट्स में तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ वो भी ठीक है, क्योंकि अब जैसे तू बोल रहा था कि यार स्लॉट बुकिंग या फिर उस टाइम में वो चीज़ वैलिड ही नहीं हुई, वो चीज़ कभी रेगुलेट ही नहीं हो पाई, क्योंकि क्लाइंटेज ही नहीं थी। क्योंकि इतना अगर 50% के साथ भी अगर आपको जिम ऑपरेट करना है, कि आपके पास काफ़ी स्पेस है, तब भी आपके पास काफ़ी टाइम है, और अगर 40 मिनट्स में अगर आपका वर्कआउट नहीं हो पा रहा, तो फिर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि दूसरे क्लाइंट्स ही नहीं है, तो फिर यू हैव एम्पल टाइम, आप वर्कआउट कर सकते हो। और दूसरी जो मेजर इस टाइम इशू चल रहा है जिम की इंडस्ट्री, जिम इंडस्ट्री या फिटनेस इंडस्ट्री में आप बोल सकते हैं, कि पहले लॉकडाउन में भी सबसे पहले जिम बंद हुए और सबसे लास्ट में जिम खुले। तो लोगों के मन में ये भी डाउट है कि सबसे ज्यादा लगता है कोरोना जिम या बैंक्वेट से ही खुल रहा है, तो वो ज्यादा चीजें मेरे ख्याल से फ्यूचर में इम्पैक्ट करेंगी, जो लोगों को या क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में दिक्कत आएगी हमें। करेक्ट। और ऑफ कि कोर्स सबसे जैसे, वर्कआउट। अगर आपने एक एग्जांपल सुना होगा, एक एक आपने एग्जांपल सुना होगा कि कोई भी अगर बीमारी आती है तो सबसे पहले चिकन शॉप्स बंद कराई जाती हैं। तो सेम जिम्स के बर्ड साथ हो फ्लू रहा है कि वगैरह है कोई ना। भी अगर बीमारी फैल रही है तो वो जिम से फैल रही है। हाँ हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि यार हिमांशु देख, जो जिम्स वगैरह हैं, जितने भी फिटनेस सेंटर्स हैं, ये तो वैसे ऐसा माना जाता है कि मतलब ऐसी चीज़ों में तो इम्यूनिटी इंक्रीज होती है अगर वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर में हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों में हो, लेकिन उससे इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है। बट हाँ, तो मतलब थोड़े से ऑफकोर्स इसके लिए भी गाइडलाइंस या फिर गवर्नमेंट को रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा से सोचना पड़ेगा कि जो हम जिम इंडस्ट्रीज को या फिर कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को ही हम पिनलाइज करते हैं इस चीज़ के लिए, क्या वो चीज़ लेजिट है, क्या वो चीज़ ठीक है। दैट इज ऑल्सो अगेन गुड पॉइंट हिमांशु। तो लास्ट लॉकडाउन में भी 60% ऑफ जिम्स क्लोज हो गए थे, और इस लॉकडाउन में उस 40% के भी 30% जिम्स क्लोज हो गए। अरे हिमांशु, मैं तेरे को अपने जिम की एग्जांपल दे रहा हूँ, पता है अशोक विहार वाला, मैं शायद तेरे को बताया भी था भाई।
मतलब मैंने अप्रैल में ही फीस रिन्यू कराई थी, ठीक है। 6 मंथ की मैंने फीस ली। अभी तक वो जिम नहीं खोला। और अब जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ लैंड डील उनका जो वो चल रहा है, प्रॉपर्टी कुछ डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है उनका। तो अभी उसमें और टाइम लगेगा खुलने में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिम शट डाउन ही हो गया, कुछ नहीं होगा वो उसका। जो 6 महीने के पैसे दिए थे अप्रैल में ही, और अप्रैल में ही लॉकडाउन हुआ था, सेकेंड लॉकडाउन। तो फिर वो पैसे तो गए। और ऐसे जो तू कह रहा है ना, काफी जिम शट डाउन हुए हैं, तो ये मेरा तो यार लाइव एग्जांपल है। मेरे पास अभी भी स्लिप वगैरह पड़ी है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी को बनाऊँ कि यार ऐसे भी चीटिंग मत करो। कि सिर्फ कुछ दिन वर्कआउट करा तो वो जिम्स की यार फीस वगैरह, एटलीस्ट इतनी बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री है। तो और काफी चेन है उस जिम्स की, उसकी ब्रांड है। तो कुछ तो यार मतलब अगर कहीं भी बाद में खोल लेंगे, या फिर उतना टाइम पीरियड एक्सटेंड करना चाहिए कि तुम्हारे क्लाइंट्स को भी इतना लॉस ना बेयर करना पड़े, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्रीज ही नहीं, काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसको कोविड में लॉस हुआ है। काफ़ी को फ़ायदा भी हुआ है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह को, या फिर जो जितनी भी हॉस्पिटल्स वगैरह, या फिर जितने भी ट्रीटमेंट इसमें है हेल्थ सेक्टर के अंदर, उनको फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज लॉस में गई हैं। तो क्लाइंट्स के लिए भी कुछ सोचना चाहिए जिम्स वगैरह को। मैं सोच रहा हूँ यार नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए इस टॉपिक पे बनाऊँ। भैया सबसे ज्यादा जिम इम्पैक्ट अगर थर्ड वेव में भी हो गया तो आपको दिल्ली में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना पड़ेगा एक जिम में जाने के लिए। और वो भी जो सेल्फ ओन्ड होंगे वो ही सरवाइव कर पाएंगे, वरना रेंटेड तो सरवाइव आप थर्ड वेव में शायद ही कर पाए। हाँ यार, ये भी हो क्योंकि सकता है जब तक क्योंकि पहले रिकवरी भी होती है, जब तक हम्म रिकवरी होती है तब तक लॉकडाउन लग जाता है, फिर रिकवरी होती है फिर लॉकडाउन लग जाता है, तो अब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि 50,000 रुपये लाख रुपए रेंट देना इजी नहीं है जब आपके पास करेक्ट। इनकम सोर्स ना हो। करेक्ट, हाँ ये भी है कि अगर अ, अगर जिम प्रॉपर्टी खुद की ओन्ड नहीं है, तो फिर इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू सरवाइव। ठीक कह रहा है तू। तो और बताओ, मतलब फिर अब तुझे क्या लगता है कि कब तक नॉर्मल हो पाएगा, जिम के अंदर क्लाइंट्स दोबारा वापस आ पाएंगे? नंबर तो डिक्रीज हो रहे हैं रोज के रोज कोविड के, लेकिन बैक टू नॉर्मल क्या कभी हो पाएगा जब तक कोविड कोविड मतलब, या फिर सबके सब इम्यून नहीं हो जाता है कोविड अगर से, या फिर और टाइम लगेगा? अगर सबको गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप लेती है वैक्सीनेट करने का सितंबर तक, तो हम्म शायद नॉर्मल हो जाए कि सबको प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होना कंपलसरी है, कंपल्शन दे देती है। हम्म हर जॉब में उन्हें अपने एक सर्टिफिकेट या जो भी मतलब अपने रिज्यूमे के साथ में अपना एक कोविड का सर्टिफिकेट लगाना है, या कहीं पर भी जॉब चाहिए तो कोविड वैक्सीन का आपको एक सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, तो शायद हो सकता है। लेकिन अभी थर्ड वेव का डर है लोगों को, तो मेरे हिसाब से अभी क्लाइंटेज नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी भी तो वही बढ़ेगी जिनकी या तो ईयरली फीस गई हुई है, या तो जो 6 मंथ्स की दे के बैठे हैं, या कुछ जिम्स ने जिनको वापसी उनका पैकेज दिया है, वही लोग आएंगे जो पहले दे चुके हैं मेरे, और नई ज्वाइनिंग तो मेरे ख्याल से ही हो। करेक्ट करेक्ट यार, सबको ऑफकोर्स यही पता है कि यार ये जिम वगैरह तो, अगर कोई किसी का गोल नहीं है ऐसा कंपटीशन वगैरह लड़ना, तो जिम वगैरह तो बाद में भी हो जाएगा। सबसे पहले तो यार अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कोविड से। तो सबको, हाँ शायद न्यू क्लाइंटेज वगैरह इतनी जल्दी नहीं आए, एटलीस्ट जब तक कोविड के नंबर्स आ रहे हैं, चाहे कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। वो लास्ट लॉकडाउन के अकॉर्डिंग जो जो कि मेरे ख्याल से 7 महीने का था, इस 2 महीने के लॉकडाउन में, लास्ट लॉकडाउन के अकॉर्डिंग ज्यादा ट्रेनर्स ने सुसाइड करी है, अच्छा। क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पाई। हम्म हाँ यार, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना हिमांशु, कि मतलब कि ना गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें भी सोचनी चाहिए कि उस टाइम करें कि बंदा मर जाए, कि उसकी डेथ होगी उसके बाद बेनिफिट दे रहे हैं, उसके बाद उसको कंपनसेशन दे रहे हैं। उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। जब तक वो बंदा है तब तक यार उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको दी जाए। उसके बाद तो मतलब यार इट्स लाइक अ फॉर्मेलिटी, इट्स लाइक एडिंग टू द नंबर्स कि यार हमने ये सब कर दिया उसकी डेथ के बाद। जब तक उसको रिक्वायरमेंट है, उसको नीड है, तब तक उसके उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है हिमांशु, और बता। तो फिर रोहिणी ठीक लगा अब तेरे को? अब सेटल हो गया सब कुछ वहाँ पे? सब सेटअप हो गया भैया, बस अब कल से वर्कआउट चालू करेंगे, 4 दिन लग गए सेटअप करने में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
It was wonderful having this conversation with you. ठीक है, ध्यान रख यार तू भी फिर अपना, तू तो रोज जिम जा रहा है तो फिर मेक श्योर कि यार तू हम भी सारे प्रोटोकॉल जितने भी हैं गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। बाकी विल कैच अप सून। ठीक है, ओके चलो भैया। थैंक यू सो मच। ओके जी, चलो बाय, टेक केयर। बाय बाय।